हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कुंडली में अस्त ग्रह और उनके प्रभाव के बारे में। देखिए, जो वैदिक ज्योतिष है उसमें जो ग्रहों का स्थान है ना, वो बहुत सर्वोपरि है। यही ईश्वर के वे तत्व हैं जो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। इसी कारण जब हम महसूस करते हैं कि हमारे ऊपर इनका प्रभाव हो रहा है, तो हमारी जो आस्था है वो इनके प्रति बढ़ती चली जाती है और अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए हम उन ग्रहों से संबंधित उपाय भी करते हैं। ग्रहों की अपनी अवस्थाएं होती हैं तथा विशेष स्थितियां होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से उच्च अवस्था, मूल त्रिकोण राशि, सम राशि, स्वराशि, मित्र राशि, शत्रु राशि, नीच राशि, इन सब में स्थित होना, ये सब महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रहों का वक्री और अस्त होना अलग अलग प्रभाव दिखाता है। ज्योतिष में अस्त ग्रह का अध्ययन करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन पर दृष्टि ना डाली जाए तो कुंडली में ग्रहों के जो फल कथन होते हैं, जो हम प्रिडिक्शन करते हैं, उसमें बहुत बड़ी चूक हो सकती है। किसी भी ग्रह का अस्त होना किसी विशेष स्थिति और उसकी अंशात्मक स्थिति पर निर्भर करता है। जिस प्रकार सूर्य उदित होता हुआ जीवन देने वाला होता है, अनुकूल होता है, तथा अस्त होता हुआ सूरज अंधकार के आगमन की सूचना देता है, उसी प्रकार कुंडली में जो अस्त ग्रह होता है वो जीवन में समस्याओं के बारे में सूचना देता है, क्योंकि वह बल से हीन है। अगर वो आपको कुछ देना चाहता है तो उसको देने के लिए बल ही मौजूद उसके पास नहीं। उसके मुख्य जो कारकत्व हैं उनमें कमी आ जाती है, तो वो आपको अच्छा फल दे ही नहीं सकता। यदि आपकी कुंडली का कारक ग्रह अगर अस्त है तो आपको जीवन में जो वो देना चाहता है वो तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो हम लोग सबसे पहले तो जानेंगे कि अस्त ग्रह का ज्योतिष में स्थान क्या है, कैसे पता चलता है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव राजा हैं, उनके प्रकाश से ही सारी दुनिया में रोशनी होती है। सारे ग्रह उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए जब भी कोई उनके पास आता है, उनके समकक्ष आता है, तो दूसरे ग्रह का जो तेज है वो समाप्त होने लगता है। जितनी पास आएगा उतना उसका तेज कम होता चले जाता है, और जो बहुत पास आ जाता है तो वो ग्रह अस्थि हो जाता है। तो ज्योतिष में जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं, उनके निकट जब कोई ग्रह किसी विशेष अंशात्मक दूरी पर आ जाता है तो वह सूर्य ग्रह के प्रभाव से बलहीन हो जाता है, और इसी को सूर्य से अस्त होना कहा जाता है। जब ऐसा होता है तो उस ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व में कमी आ जाती है, यानी उस ग्रह के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं, जो उसके कारकत्व हैं, वो जिस चीज का स्वामी है, जो आपको दे सकता है, उससे संबंधित चीजों में कमी देखने को मिलती है, और वह अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम नहीं हो पाता तथा बल से रहित हो जाता है। भले ही वह कुंडली में उच्च राशि में हो या सव राशि में या किसी मूल त्रिकोण राशि में ही क्यों स्थित ना हो, लेकिन यदि वह अस्त है तो उसकी शक्ति क्षीण है। वास्तव में ग्रह कुछ विशेष निश्चित अंशों पर सूर्य से निकट होता है तो वह सूर्य के तेज से ढक जाता है और क्षितिज पर भली प्रकार दृष्टिगोचर नहीं होता।
इस कारण से उसके मुख्य प्रभाव में कमी आ जाती है। यही ग्रहों का अस्त होना कहलाता है। अगर इसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझें तो अस्त ग्रह की तुलना एक अस्वस्थ और बलहीन आदमी के रूप में की गई है, जिसके पास, मान लीजिए आपके घर में आपके जो परिवार का कोई सदस्य है उसके पास काफी बल होता है, मतलब कि मुखिया है आपके घर का, लेकिन वो कमजोर है, उसको कोई बीमारी है, वो अस्वस्थ है, तो उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह आपको कुछ भी देने में सक्षम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो खुद ही अस्वस्थ है, खुद ही उसके पास बल नहीं है, वो निर्बल है। लेकिन उसके पास धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो चाह कर भी आपको उस चीज नहीं प्रोवाइड करा पाएगा। यही वजह है कि कुंडली में ग्रहों का अस्त होना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि ऐसे में ग्रह देने में सक्षम होते हुए भी आपको कुछ नहीं दे पाते, उनके नैसर्गिक कारकत्व आपको नहीं मिल पाते। ऐसे ग्रह अपने मुख्य कार्यों में विलंब कर देते हैं और व्यक्ति को जीवन में समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि यही अस्त ग्रह किसी नीच राशि में स्थित हो अथवा कुंडली के अशुभ स्थानों में स्थित हो या पाप प्रभाव में हो तो और भी ज्यादा अशुभ फल देने वाले बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ज्योतिष में ग्रह अस्त कब होते हैं। वैसे तो आपको आज की डेट में हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज मिल जाएगी कि अस्त कब होते हैं, कितने डिग्री पे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ग्रह अस्त कब होते हैं। तो देखिए, भारतीय फलित ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष की अगर हम बात करें तो किसी भी कुंडली में ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में जब बताया गया है तो कोई भी ग्रह कुंडली में 10 प्रकार की अवस्थाओं में स्थित हो सकता है। ये 10 अवस्थाएं कौन सी हैं? दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शक्त, शांत, पीड़ित, दीन, विकल, खल और भीत। इन्हीं में से एक स्थिति है ग्रहों का अस्त होना। जब किसी जातक की कुंडली में कोई ग्रह अस्त अवस्था में होता है तो उसे वो जो 10 अवस्थाएं हैं उसमें से जो विकल अवस्था है उसे ही अस्त होना कहा जाता है। अस्त मतलब विकल। तो सभी नवग्रह सौर मंडल में अपने परिक्रमा पथ पर परिक्रमा करते हैं, हम सबको पता है। और जब ये ग्रह किसी विशेष अवस्था में सूर्य से निकट आ जाते हैं तो उसके प्रभाव से अस्त हो जाते हैं, अर्थात सूर्य से उस ग्रह के बीच की अंशात्मक दूरी के आधार पर भी कोई ग्रह अस्त होता है। सूर्य सभी ग्रहों को अस्त करता है लेकिन स्वयं अस्त नहीं होता, ये सभी को पता है, क्योंकि सूर्य खुद सबको रोशनी देता है। राहु और केतु छाया ग्रह माने गए हैं, इसी कारण ये भी अस्त नहीं होते हैं। अब बचे चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। ये विभिन्न अंशात्मक दूरी पर सूर्य के निकट आने पर अस्त हो जाते हैं। बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा सूर्य देव के अंशों से 12 अंश या इससे भी अधिक निकट आ जाते हैं तो उस कंडीशन में ये अस्त माने जाते हैं। मंगल की बात करें तो ये 17 डिग्री या उससे अधिक सूर्य के निकट हों तो ये अस्त माने जाते हैं। बुध ग्रह सूर्य के दोनों ओर 13 या इससे अधिक निकट आने पर अस्त कहलाते हैं। कहीं कहीं इसे 14 डिग्री तक भी अस्त माना जाता है। यदि बुध ग्रह अपनी वक्री अवस्था में स्थित होते हैं तो सूर्य से 12 अंश या उससे अधिक निकट आने पर भी वे अस्त हो जाते हैं। बृहस्पति की बात की जाए तो ये सूर्य के दोनों ओर 11 अंश की जो अंशात्मक दूरी है या उससे अधिक निकट आ जाने पर अंश अस्त हो जाते हैं। शुक्र के लिए ये 10 डिग्री होता है। यदि ये सूर्य के दोनों ओर 10 डिग्री या उससे अधिक निकट आते हैं तो अस्त हो जाते हैं। यदि शुक्र ग्रह वक्री अवस्था में होते हैं तो 8 अंश तक आप इसको निकट आने पर अस्त माने।
सूर्य से 15 डिग्री दोनों ओर या इससे अधिक निकट आने पर शनिदेव अस्त हो जाते हैं। हालांकि ये सब आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये पता होना जरूरी है। अब अपनी कक्षा के अनुरूप यदि बुध ग्रह की स्थिति को देखा जाए तो वे सामान्यतः अस्थिति में ही रहते हैं, क्योंकि वे सूर्य के सबसे अधिक निकट है। यही वजह है कि बुध को अस्त होने का दोष नहीं माना जाता। अगर आपका बुध अस्त भी दिख रहा है तो आप उसको दोष नहीं माने, लेकिन कई कुंडलियों में विश्लेषण के दौरान देखा गया है कि अगर कुंडली में बुध अस्त है तो नेगेटिव प्रभाव यानी जो वो देने में सक्षम है उसके नैसर्गिक गुणों में कमी देखी जाती है। हालांकि कई जगह कई ज्योतिषाचार्यों ने इस चीज को माना है कि अगर आपका बुध अस्त है तो उसे इसका दोष नहीं लगना चाहिए, लेकिन कई कुंडलियों में ये है भी। इसलिए अगर आपका बुध अस्त है तो आप बुध के उपाय जरूर करें। कुछ लोगों का मतांतर है कि सूर्य बुध की युति बुध आदित्य योग का निर्माण भी करती है, जो जातक के जीवन में उत्तम ज्ञान और समृद्धि लाती है। चंद्रदेव जो हैं वो वास्तव में पृथ्वी के उपग्रह हैं, ये सभी को पता है, और सूर्य से इनकी अंशात्मक दूरी पूर्णिमा के उपरांत कम होने लगती है और अमावस्या के समय चंद्रमा और सूर्य लगभग एक समान अंशों पर स्थित होते हैं। यही वजह है कि चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री से कम दूर हो तो अस्त होते हैं, लेकिन इससे अधिक अंशों पर होने पर भी चंद्रमा को शुभ नहीं माना जाता है। कम से कम चंद्रमा से सूर्य जो है 70 अंशात्मक दूरी पर हो तभी चंद्रमा को बलि समझना चाहिए, जिससे कि वे प्रभावित ना हो, क्योंकि चंद्रदेव सूर्य से जितने निकट होंगे उनकी कलाएं उतनी ही कम होंगी और उनका नकारात्मक प्रभाव उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। हालांकि वर्तमान समय में कुछ लोग मानते हैं कि कोई ग्रह जब सूर्य से 3 अंश या उससे अधिक निकट होता है तो ही उसे पूर्ण रूप से अस्त मानना चाहिए। हालांकि ये केवल मतांतर है। इस प्रकार आप किसी की भी कुंडली देखेंगे, अपनी भी कुंडली देखेंगे, तो आप उसमें ग्रहों को अस्त अवस्था में मान सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि ग्रह कब अस्त होते हैं। अब इस अस्त ग्रहों का प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, जब ग्रह अस्त होता है तो हमारे जीवन में इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे पहले तो उस ग्रहों के नैसर्गिक गुण हैं वो खत्म हो जाते हैं। विशेष रूप से जब आपको किसी ग्रह से बहुत ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद हो और यदि वह कुंडली में अस्त अवस्था में है तो वह अपने मुख्य कार्यों में विलंब करा देता है और जिस कारकत्व के लिए वह जाना जाता है उस कारकत्व के फलों में भी कमी कर देता है, जिससे आप उसके मुख्य फलों से वंचित रह जाते हैं और जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। जैसे शुक्र का ही मान लीजिए कि शुक्र अगर कमजोर है, अस्त है, तो भौतिक सुखों में आपको कमी नहीं देगा, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर देगा। बुध हस्त है तो आपके बोलने की शक्ति कम होगी, आप डिबेटेबल नहीं होंगे। तो ये इसी प्रकार होता है कि जो ग्रहों के कारकत्व हैं उसको ये कम कर देता है। तो जो ग्रह सूर्य के जितने अधिक निकट होकर अस्त होगा उसका उतना ही प्रभाव कमजोर होगा। यहां ये हमें बात ध्यान रखनी है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 3 ग्रह अस्त अवस्था में आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जड़ हो जाता था, जीवन में स्थिरता आ जाती है और उसके कार्य में स्थिरता आने से ग्रहों की निर्बलता के कारण समस्याएं आने लगती है और उसकी कुंडली के अस्त ग्रह अपने नैसर्गिक गुणों को खो देते हैं और अच्छे फल देने में असक्षम हो जाते हैं। जब कोई भी ग्रह अस्त होता है तो उसके मुख्य गुण अर्थात उसके नैसर्गिक गुणों का ह्रास होता है, ये पहले भी बताया, उनमें कमी आती है। वह ग्रह जिन भावों के स्वामी होते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, जिन भी भावों के स्वामी होते हैं, जिन भावों में स्थित होते हैं
उनसे संबंधित फलों में विलंब और कमी करते हैं। उदाहरण के लिए देखें, यदि मंगल मेष राशि में ही अस्त अवस्था में स्थित हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति गुस्से वाला हो लेकिन डरपोक भी होता है। दूसरी ओर यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव के स्वामी होकर अस्त अवस्था में है तो संभव है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल ना कर पाए और उसे संतान सुख में भी बाधा हो अथवा इसकी शिक्षा या उसके प्रेम जीवन में समस्या आए। इसी प्रकार कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी अगर अस्त हो जाए और अशुभ भावों अर्थात अष्टम भाव या छठे भाव में स्थित हो जाए तो व्यक्ति को सुखों में कमी का अनुभव करा देता है। माता के सुख में भी कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वाहन सुख में कमी होना और संपत्ति की कमी होना बहुत हद तक संभव है। तो आज मैंने आप लोगों को ग्रहों के अस्त प्रभाव के बारे में बताया। ग्रह अस्त कब होते हैं, अस्त ग्रह से संबंधित सभी चीजों को आपके सम्मुख रखा। इससे उम्मीद करता हूं कि आपकी नॉलेज में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य होगी। आगे अस्त ग्रह से संबंधित एक और वीडियो में लेकर जरूर उपस्थित होऊंगा जो आपके ज्ञान को और बढ़ाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।